दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है यूएई आतंकी हमला और भारत का स्टैंड। दरअसल अभी हाल ही में यूएई के अबू धाबी में एक ड्रोन अटैक हुआ है और उसी से जुड़ी हुई हमारी आज की ये खबर है। तो कुछ न्यूज हमने रेफरेंस के तौर पर ली है क्योंकि इस वक्त ये मुद्दा काफी छाया हुआ है खबरों में। तो पहले वो न्यूज देख लेते हैं। अ ड्रोन अटैक इन अबू धाबी कुड मार्क अ डेंजरस टर्निंग पॉइंट फॉर द मिडिल ईस्ट। और दूसरी खबर है इंडिया सेज इट स्टैंड्स विद यूएई अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इंटरनेशनल फोरा। तो ये हमने न्यूज कुछ रेफरेंस के तौर पर ली है। पूरी खबर को हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने डायमेंशंस हम देख लेते हैं कि किन मुद्दों पर हम इसमें बातचीत करेंगे। तो खबर क्या है, खबर देख ली है, आगे विस्तार से समझेंगे और आगे जानेंगे कि जो ये जिस अटैक की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, इसका पूरा हम खुलासा इसमें देखेंगे और इस अटैक में कौन कौन शामिल है, किसका हाथ बताया जा रहा है, तो वो शामिल तत्वों पर हम इसमें बात करेंगे। फिर इस हमले के मद्देनजर वर्तमान और दीर्घकालिक जो निहितार्थ हैं उन पर हम इसमें बात करेंगे और जो हमने अपनी हेडिंग में बात कही है भारत का स्टैंड यानी भारत के कदम की, तो उस पर हम चर्चा करते हुए आगे की राह पर बात करेंगे और अंत में पूरे कंटेंट के मद्देनजर जो हमने आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न बनाया है वो आपके लिए रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी खबर की। दरअसल भारत ने कहा है कि वह सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ यूएई के साथ खड़ा है। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की और इस दौरान हाल ही में जो यूएई में आतंकी हमला हुआ उसमें भारतीय लोग जो मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रतिक्रिया स्वरूप जयशंकर ने कड़े शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की और जोर देते हुए कहा कि जो निर्दोष नागरिक इसमें मरे हैं उन पर इस तरह का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है और सभी मानदंडों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने यूएई द्वारा प्रदान की गई तत्काल सहायता की सराहना भी की। इस मौके पर विदेश मंत्री ने इस तरह के हमले का सामना करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत की मजबूत एकजुटता से अवगत कराते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी सैद्धांतिक स्थिति को देखते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएई के साथ खड़ा रहेगा। दरअसल पूरा मामला क्या है कि 2 दिन पहले ही अबू धाबी में 3 पेट्रोलियम टैंकरों में हुए भीषण विस्फोट में 2 भारतीयों और 1 पाकिस्तानी की मौत हो गई थी। इसके अलावा कुछ और लोग घायल भी हुए। तो माना जा रहा है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC में हुआ ये विस्फोट हौथी विद्रोहियों द्वारा एक ड्रोन हमले के जरिए अंजाम दिया गया। तो ये हमारी पूरी खबर है। अब इसी के मद्देनजर हम जो ये वर्तमान हमला हुआ है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी राजधानी अबू धाबी में सोमवार को एक संदिग्ध ड्रोन हमले की पुष्टि की जिसमें 2 भारतीयों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी हूती या हौथी विद्रोहियों ने ली है। हौथी विद्रोहियों द्वारा इस महीने ये दूसरा हमला है। भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा इस आतंकवादी हमले को एक कायरतापूर्ण कृत्य कहा जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये हूती या हौथी विद्रोही कौन है। दरअसल यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1990 के दशक में यमन के शिया बहुमत के सदस्य हुसैन बद्रुद्दीन अल हौथी द्वारा हूती आंदोलन की स्थापना की गई थी। 2004 में सालेह की सरकार ने हुसैन अल हौथी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया, एक विद्रोह शुरू हुआ और उनके भाई अब्दुल मलिक ने सत्ता संभाली और तब से जायदी के गढ़ सादा में कई सैन्य अभियान शुरू हुए जिसे स्थानीय रूप से हौती आंदोलन कहा जाता था। दरअसल और पीछे अगर हम जाएं तो 1962-70 में यमन के गृह युद्ध के बाद ये शक्तिशाली जैदी शिया दरकिनार किए जाने लगे जो कि सदियों से यमन के भीतर जायदी एक शक्तिशाली संप्रदाय के तौर पर थे और 1980 के दशक के बाद वे और भी अलग थलग पड़ गए जब पड़ोसी सऊदी अरब में सुन्नी आदर्श तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उस समय यमन के शिया अपने राष्ट्रपति और सऊदी सहयोगी अली अब्दुल्ला सालेह से नाखुश थे जिसके चलते सालेह को 2012 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्होंने तत्कालीन नए राष्ट्रपति अब रब्बू मंसूर हादी को उखाड़ फेंकने के लिए सालेह के साथ गठबंधन किया और जनवरी 2015 तक
हौथी सालेह गठबंधन ने सना और उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें महत्वपूर्ण लाल सागर तट भी शामिल था। हालांकि बाद में हौथी सालेह के खिलाफ हो गए और सालेह को पक्ष बदलने और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ सहयोगी होने के आरोप के चलते दिसंबर 2017 में मार डाला। दरअसल यमन में हौथियों के तेजी से उदय ने रियाद में खतरे की घंटी बजा दी थी, जिसने उन्हें ईरान प्रॉक्सी के रूप में देखा और इसी के चलते सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में मार्च 2015 में हौथियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। पिछले 6 वर्षों में हौथियों ने सऊदी हवाई हमलों के जवाब में उत्तरी यमन के सऊदी शहरों पर कई हमले किए और 2019 में भी हौथियों ने 2 सऊदी तेल ठिकानों पर हमले का दावा किया। आइए अब समझते हैं कि यूएई को क्यों निशाना बनाया हौथियों ने। तो ये पहली बार नहीं है जब हौथियों ने यूएई पर हमला किया हो। इससे पहले भी 2018 में जब संयुक्त अरब अमीरात समर्थित बल यमन में आगे बढ़ रहे थे तो हौथियों ने अमीरात के खिलाफ हमले का दावा किया था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने 2019 में यमन से अपने सैनिक धीरे धीरे पीछे लेने की घोषणा की। उत्तरी यमन से खाड़ी तट तक या तो सऊदी अरब में या ओमान की खाड़ी के माध्यम से सशस्त्र ड्रोन उड़ाकर संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर अबू धाबी पर इन हमलों के जरिए हौथी अमीरात को एक स्पष्ट संदेश देते प्रतीत होते हैं कि यमन से बाहर रहें या अधिक हमलों का सामना करें। आइए अब समझते हैं वर्तमान और दीर्घकालिक निहितार्थ। दरअसल हमलों का आदान प्रदान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी मतभेद वाले देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताओं की श्रृंखला को धूमिल कर सकता है। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए 2015 के समझौते को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस पर ईरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच बातचीत भी प्रभावित होगी। इसके अलावा सऊदी अरब और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान के बीच बातचीत की जो संभावनाएं होती वे भी इससे प्रभावित होंगी। साथ ही ड्रोन के जरिए लंबी दूरी के इन हमलों ने हौथियों की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसके बाद तेल की कीमतों में तेजी आई और जिससे अमेरिका और अन्य वैश्विक नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आईं। संयुक्त अरब अमीरात पर इस प्रकार के हमलों से वैश्विक स्तर पर निवेश, प्रवासी कामगार आदि जैसे मुद्दे प्रभावित होंगे। एक पक्ष ये भी है कि अगर आबू धाबी पर हमले के पीछे ईरान को कारक माना जाता है तो विश्वास बहाली के उपाय विफल हो सकते हैं और ये देखना मुश्किल होगा कि वार्ता कैसे जारी रह सकती है। आइए अब इस सब मामले में समझते हैं भारत के स्टैंड को। तो इस तरह के हमले की स्थिति में भारत ने साफ कहा है कि वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ मजबूत एकजुटता रखता है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ अपनी सैद्धांतिक स्थिति को देखते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएई के साथ खड़ा रहेगा। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय प्रवासियों के रूप में वहां रहता है, जिसके चलते उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं। साथ ही अगर बात करें तेल की कीमतों की तो इसमें उछाल आने से भी भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया में उथल पुथल भारत के पक्ष में कभी नहीं रही। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो इस प्रकार की घटनाओं के बाद ये जरूरी हो जाता है कि पूर्व में की गई गलतियों से सीखकर उनके दोहराव से बचा जाए। साथ ही नए सिरे से स्थितियों को अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों की भी दरकार है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताओं के जरिए मुद्दों के उचित समाधान तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाता रहे। आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। आबू धाबी में हुए हालिया हमले ने पश्चिम एशिया को और अधिक स्थिर बनाने के हालिया प्रयासों को धूमिल कर दिया है। टिप्पणी कीजिए। तो पूरे कंटेंट को समझते हुए उसी के मद्देनजर आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। तो ये था आज का टॉपिक। मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।